सभी को मेरा नमस्ते। बहुत सारे सीकर्स ने नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में नार्सिसिस्टिक पार्टनर के असहनीय व्यवहार के बारे में प्रश्न पूछा है और ये पूछा है कि इसका क्या समाधान है। देखिए, नार्सिसिस्ट श्रेष्ठता चाहता है, प्रधानता चाहता है, क्योंकि वो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, शक्तिशाली समझता है। उसने ऐसी सेल्फ इमेज अपने अंदर बना ली है कि वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वप्रधान है। तो ऐसा अपने आप को मानता है, भगवान समझता है अपने आप को। तो अगर कोई अपने आप को सिर्फ श्रेष्ठ समझता हो तो चलिए भाई, उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार कर भी लिया जाए। लेकिन वो ना सिर्फ अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, बल्कि दूसरे से जस्टिस, फेयर ट्रीटमेंट, इक्वलिटी, ये सब समझता है कि दूसरे को इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, और दूसरे के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करता है, उसको बराबरी का हक नहीं देता है, उसके साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं करता, उचित व्यवहार नहीं करता। तो वो दूसरे के जीवन को हर तरीके से उसका शोषण करता है, प्रताड़ना करता है, और मजबूरी के चलते हमें ये सब सहना पड़ता है। क्योंकि बच्चों का फ्यूचर हो सकता है कि स्टेक पर हो, या परिवार का फ्यूचर स्टेक पर हो, या नौकरी स्टेक पर हो। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हमें ये सब चीज़ हैंडल करना पड़ता है, सहना पड़ता है। नार्सिसिस्ट आखिर क्यों हमारे जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्यों हमें प्रताड़ना करता है? क्योंकि वो हमें एक टूल की तरीके से इस्तेमाल करता है। वो टूल की तरीके से इस्तेमाल करता है हमें, क्योंकि उसको ऐसा मानता है कि जब तक हम उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम उसकी सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम उसको नार्सिसिस्टिक सप्लाई नहीं देंगे जिससे कि वो अच्छा महसूस करे, उसकी सेल्फ इमेज को जो है पॉजिटिव फीडबैक मिले। तो इसके लिए वो हमें अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है। अब जीवन की परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं, तो फिर परिस्थितियाँ डिमांडिंग होती हैं, तो उस वक्त ऐसा कर पाना मुश्किल होता है कि हम दूसरे को ईगो को फीड करें या दूसरे की सेल्फ इमेज को फीड करें, और वहीं से स्ट्रगल की शुरुआत होती है। देखिए, नार्सिसिस्ट के द्वारा हम किस प्रकार की सफरिंग को महसूस करते हैं और उन सफरिंग्स के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये इस बारे में बात करना, और इसमें जो टेक्निक्स बताई जाती हैं, उन टेक्निक्स को लेकर के हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए, उस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही नो नॉनसेंस बिजनेस है। इसमें किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी को हम जो है नासमझी को टॉलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि तब हम नार्सिसिस्ट का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर हम धीरे धीरे टेक्निक्स को समझें, धीरे धीरे इम्पैक्ट्स के ऊपर कॉन्शियस हों, तो हम कुछ कर सकते हैं। आज का जो ये वीडियो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अनछुए पहलू के बारे में है, और वो ये है कि नार्सिसिस्ट जो हमारे अंदर जब मैनिपुलेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है, तो उससे जो हमारे अंदर नार्सिसिस्टिक फीलिंग्स पैदा होती हैं, उन नार्सिसिस्टिक फीलिंग्स का हमारे ऊपर किस प्रकार का इम्पैक्ट होता है, और उन फीलिंग्स के इम्पैक्ट को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। उन भावनाओं के, नार्सिसिस्टिक भावनाएं जो हमें चोट पहुंचाती हैं, तो चोट के असर को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि भावनाएं जो होती हैं वो जब शरीर से टकराती हैं तब इम्पैक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो साइकोसोमैटिक नेचर होता है इम्पैक्ट का। तो हमें भावनाओं को नियंत्रित करना पड़ता है, ताकि हम उनसे, जो शरीर उन भावनाओं से रिएक्ट करता है, उसके ऊपर कंट्रोल कर सकें। इससे हम अपने ब्लड प्रेशर इत्यादि की भी समस्या को काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि यही सब स्ट्रेसफुल फीलिंग्स बॉडी के ऊपर डिजीज़ के रूप में इम्पैक्ट दिखाती हैं। लेकिन अगर हम कॉन्शियस हों, थोड़ा सा पैटर्न्स को ब्रेक करना जाने, हम स्ट्रगल कर सकते हैं, और स्ट्रगल करके धीरे धीरे हम जीत हासिल कर सकते हैं। तो नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेटिव टेक्निक्स के बारे में अक्सर बात होती है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि नार्सिसिस्ट सिर्फ जान करके मैनिपुलेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। एडवांटेजियस सिचुएशन में होने के कारण मैनिपुलेटिव टेक्निक्स इंस्टिंक्टिवली ही हम नार्सिसिस्ट के अंदर आ जाती हैं, और जिनका वो प्रयोग करता है। उसमें से एक प्रमुख टेक्निक है कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, दूसरे का लगातार आलोचना करना। लेकिन इससे पहले कि हम मैनिपुलेटिव टेक्निक्स का क्या इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर, उसके बारे में बात करें, एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे जान लेना उचित होगा। देखिए, भाषा के बारे में एक स्ट्रक्चरलिस्ट थियरी है
वो एक स्टेटमेंट देती है जो बड़ा रिमार्केबल स्टेटमेंट है। वो ये कहती है, वी डोंट स्पीक लैंग्वेज, लैंग्वेज स्पीक्स थ्रू अस। कहने का तात्पर्य ये है, हम भाषा को नहीं बोलते हैं, भाषा हमारे द्वारा अपने आप को बोलती है, यानी भाषा हमारे थ्रू बोलती है। ठीक एग्जैक्टली इसी तरीके का स्टेटमेंट हम नार्सिसिस्ट के बारे में भी दे सकते हैं। नार्सिसिस्ट जो कुछ भी बोलता है और जो कहता है, वो नार्सिसिस्ट नहीं कहता है। आप ये मत समझिए कि वो नार्सिसिस्ट कहता है, वो उसके अंदर का डिसऑर्डर बोलता है। तो बोलने वाला नार्सिसिस्ट नहीं है। आप लोग सोचते हैं कि बोलने वाला नार्सिसिस्ट है, नहीं, बोलने वाला नार्सिसिस्ट नहीं है, बोलने वाला उसका डिसऑर्डर है। और चूंकि उसके अंदर से उसका डिसऑर्डर बोलता है, इसलिए नार्सिसिस्ट को आप जिम्मेदार ठहराएंगे, नार्सिसिस्ट द पर्सन को जिम्मेदार ठहराएंगे, कि नार्सिसिज्म द डिसऑर्डर को आप जिम्मेदार ठहराएंगे। आप पर्सन को, व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, डिसऑर्डर को आपको जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। और अगर आप डिसऑर्डर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो इसको क्यों पर्सनली ले रहे हैं? आप पर्सनली मत लीजिए। क्यों? क्योंकि नार्सिसिस्ट सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं है कि आपके साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहा हो, वो सबके साथ, जिसको भी वो पोटेंशियल टारगेट मानेगा, वो सबके साथ वो इसी तरीके का व्यवहार करेगा। तो ये उसका डिसऑर्डर बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा है। तो आपके पास दो तरीके की थिंकिंग का ऑप्शन है। पहला थिंकिंग आपकी ये है कि इस नार्सिसिस्ट ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये पहली थिंकिंग का तरीका है। ये गलत तरीका है, क्योंकि इसमें आप व्यक्ति को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दूसरी थिंकिंग का तरीका है कि अगर मेरे अंदर इस तरीके का डिसऑर्डर होता तो हम भी इसी तरीके से बोलते, इसी तरीके से हम भी एक्सप्लॉइटेशन करते। ये दूसरा तरीका है थिंकिंग का। ये थिंकिंग का आपको तरीका अपनाना पड़ेगा। इससे फोर्सेस का नेचर पलट जाता है। आप ये नहीं समझिए कि ये सिर्फ थिंकिंग के बदलाव की बात है। जब फोर्सेस का नेचर पलटता है तब इस तरीके की थिंकिंग आती है। लेकिन इसको उल्टा करके भी हम समझ सकते हैं, इसको उल्टा करके भी हम रियलाइज़ कर सकते हैं। और वो ये है कि हम जब थिंकिंग को पलट देंगे तो फोर्सेस का नेचर भी पलट जाएगा। यानी कहने का तरीका ही, जब हम अपना सोचने का तरीका बदलेंगे तो हमारे अंदर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है चीज़ों का, वो उस इम्पैक्ट के नेचर को भी हम चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब, जब हम ये सोचते हैं कि नार्सिसिस्ट द पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल, तो फीलिंग्स का इम्पैक्ट दूसरे तरीके से हमारे ऊपर पड़ता है, फोर्सेस का इम्पैक्ट दूसरे तरीके से हमारे ऊपर पड़ता है। और जब हम ये कहते हैं कि नार्सिसिस्ट द पर्सन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, नार्सिसिस्ट द डिसऑर्डर इज़ रिस्पॉन्सिबल, कि ये डिसऑर्डर जिम्मेदार है, इसका नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इसके थ्रू बोल रहा है, ये व्यक्ति नहीं जिम्मेदार है। अगर हम इसकी जगह होते तो हम भी ऐसा ही बिहेव करते, ऐसे ही बोलते। जब हम ये सोचते हैं तो हम पर्सन को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं और डिसऑर्डर को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो फिर फोर्सेस का नेचर चेंज हो जाता है, इम्पैक्ट का नेचर चेंज हो जाता है। फिर फीलिंग्स हमें दूसरे तरीके से फिर इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि नॉलेज हमारा अब गाइडिंग फोर्स हो गया, रिवेंज हमारा गाइडिंग फोर्स नहीं है। तो ये बात, इसी को हम साधारण शब्दों में, सरल शब्दों में कहते हैं कि हमारे अंदर भगवान का अवतरित हो जाना या ईश्वर का अवतरित हो जाना। ईश्वर का अवतरित होने का मतलब है कि हमने डिवाइन तरीके से अपने अंदर की फोर्सेस को पलट दिया। तो ये एक गिवन स्टेटमेंट है। सबसे पहले हमें ये बात, दूसरे तरीके की जो थिंकिंग मैंने बताई, ये आपको हमेशा स्वीकार करना पड़ेगा कि नार्सिसिस्ट इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जो व्यवहार मेरे साथ हो रहा है, इसका डिसऑर्डर जिम्मेदार है, इसलिए मुझे इसे पर्सनली नहीं लेना है। तो ये एक गिवन स्टेटमेंट है। पहले इसी स्टेटमेंट के बाद ही कोई आगे बात हो सकती है। तो नार्सिसिस्ट एक मैनिपुलेटिव टेक्निक हमारे साथ इस्तेमाल करता है, और वो मैनिपुलेटिव टेक्निक है कांस्टेंट क्रिटिसिज्म। लगातार हमारी बात को, लगातार आलोचना करना। ये चीज़ ऐसे क्यों नहीं किया, ये चीज़ वैसे होनी चाहिए थी, तुमको ये ऐसे कैसे कर दिया, तुमने ऐसे पहले भी ऐसे किया था, ये तो तुमने बहुत गलत व्यवहार किया, ये कैसे ऐसा कर दिया। इस तरीके से दूसरे की हर बात में उसकी आलोचना करना। थोड़ा बहुत तो परिवार में आलोचना चलती है, उसकी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर बात में आलोचना करना, एक्सप्लॉइटेशन के लेवल पर आलोचना करना, बिना किसी गलती के आलोचना करना, ये टॉक्सिक है। कोई जब हमें अंदर बार बार हमें कांस्टेंट क्रिटिसिज्म करता है तो हम अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। जब हम अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा? तो होगा ये कि हम उतना ही अपने आप को बदल पाएंगे जितना पॉसिबल है। फिर भी अगर वो हमें बार बार पेस्टर करता है तो फिर हमारे अंदर
फीलिंग्स जो है वो अब नकारात्मक फीलिंग्स उठना शुरू हुई, नार्सिसिस्टिक फीलिंग्स उठना शुरू हुई। तो नार्सिसिस्टिक फीलिंग्स किस तरीके की उठना शुरू होती हैं? देखिए, जब हम जितना हम हैंडल कर सकते हैं उससे ज़्यादा हमको मजबूर किया जाता है कि हम हैंडल करें, तो हमारे हृदय में एक ऐंठन सी उठने लगती है और ऐसा लगता है कि जैसे कि हृदय के अंदर की पसलियाँ टूट गईं या टूट रही हैं पसलियाँ। ये हृदय के अंदर की पसलियों का टूट जाना, ये नार्सिसिस्टिक इम्पैक्ट है, नार्सिसिस्टिक नेगेटिव फीलिंग्स का इम्पैक्ट है। और याद रखिए, यही जब पसलियाँ बार बार ऐसे अंदर से टूटती हैं तो फिर ये आगे जा कर के ब्लड प्रेशर की समस्या भी पैदा कर सकती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अब ये देखना है कि जब इस तरीके से नकारात्मक नार्सिसिस्टिक फीलिंग हमारे अंदर की पसलियों को तोड़ रही है, इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है ये, इसी इम्पैक्ट को स्टडी करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो जब हमें अंदर से ऐसे कुछ बोलता है कि हमारे अंदर हृदय में ऐंठन शुरू हो गई, ऐसा हमें मजबूर करता है कि जितना पॉसिबल है उससे ज़्यादा हमें बदलाव करने की कोशिश करता है, तो हमारे अंदर ऐंठन महसूस होती है हृदय में और ऐसा लगता है जैसे हृदय के अंदर की पसलियाँ टूट गई। तो हमें क्या करना है? हमें कुछ चीज़ें करनी है। पहली बात, जैसे ही हमें अंदर ऐंठन महसूस हो, तुरंत हमें शरीर और मन से अपने आप को अलग कर लेना है, क्योंकि शरीर और मन बदलता रहता है लेकिन सेल्फ बदलता नहीं है। शरीर पहले छोटा था, फिर शरीर बड़ा हुआ, तो शरीर तो लगातार बदलता है, लेकिन हम फिर भी जानते हैं कि पहले हम छोटे थे, अब हम बड़े हो गए। तो इसका मतलब हम नहीं बदलते हैं, शरीर बदलता रहता है। उसी तरीके से फीलिंग्स भी बदलती रहती हैं, चोट के इम्पैक्ट भी हमारे अंदर बदलते रहते हैं, और जो चीज़ बदलती रहती है वो उस चीज़ से अलग है जो बदलती नहीं है। तो जो बदलती नहीं है वो है साक्षी, और हमारा सेल्फ चूँकि बदलता नहीं है, इसलिए हम अपने शरीर और मन से अलग हैं, ये बात हमें समझनी होगी। तो हमारे शरीर और मन को हम देखने वाले हैं, साक्षी हैं। तो हमें अपने शरीर और मन से अपने आप को अलग करके साक्षी की तरीके से अपने शरीर और मन को देखना है। हमें ये देखना है, फोकस करना है जहाँ पर इम्पैक्ट उठ रहा है, जहाँ पर ऐंठन हो रही है, तो हमें उसको देखना है? और गहरी गहरी सांसें लेनी है और जाप भी करना है। जैसा जाप की टेक्निक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो जाप भी करना है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा हूँ, जाप इसलिए कर रहा हूँ ताकि विचार नेगेटिव जो चल रहे हैं वो रुक जाएँ, इसलिए जाप करना ज़रूरी है। और डीप ब्रीदिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फीलिंग्स जो हैं वो हमारी ब्रीदिंग से सीधे जुड़ी हुई हैं। अगर हमारी ब्रीथ रैंडम होती है तो ही फीलिंग्स चल पाती है। जब हमारी ब्रीथ काम और डीप होगी तो फीलिंग्स नहीं चल पाएंगी। तो हम तुरंत अपने अंदर जो है काम और डीप ब्रीदिंग शुरू कर देंगे, पेट से ब्रीदिंग करना शुरू कर देंगे और शरीर और मन से अलग करके अपनी वो जो अंदर ऐंठन उठ रही है उस ऐंठन की तरफ देखेंगे। तो आप देखेंगे कि एक स्ट्रगल तुरंत शुरू हो जाएगी। फीलिंग ये कहेगी कि हमको ताकत दो ताकि हम अंदर ऐंठन कर सकें, और आपने ये चीज़ें करके शरीर मन को ढीला छोड़ दिया, डीप ब्रीदिंग करने लग गए और आपने जो है उसको शरीर और मन से अलग करके ऐंठन को देखने लग गए और जाप भी कर रहे हैं। तो आपने अब उसको ये सब कह के चित्त को अपने नियंत्रित कर लिया और फीलिंग, चित्त को देखिए, आपके मन की ज़रूरत सबको है, तभी आगे कुछ हो सकता है। तो फीलिंग भी आपके मन के ऊपर पहले कंट्रोल करना चाहती है, मन को यूज़ करना चाहती है, तभी फीलिंग चल पाएगी। लेकिन मन को आपने क्या क्या अपनी तरफ विड्रॉ कर लिया तो एनर्जी नहीं मिल पाएगी फीलिंग को। जब चित्त को आपने इधर फंसा लिया, जाप में फंसा लिया, डीप ब्रीदिंग करने लग गए, अपने अंदर की बॉडी को आपने के जो मसल्स का टेंशन है उसको आपने रिलीज़ कर दिया, तो अब स्ट्रगल शुरू होगी। फीलिंग जो है वो बार बार ताकत मांगेगी ताकि वो अंदर मरोड़ को उठा सके, ऐंठन को उठा सके, लेकिन आपने जो है ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा कि जो ऐंठन है वो ऐंठन रुक जाएगी, ऐंठन की स्पीड में काफ़ी कमी आ जाएगी। तो इस तरीके से बार बार आप करेंगे, पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो पैटर्न कॉन्शियस हो जाएगा। एक्चुअली ये पैटर्न ही तो है, फीलिंग क्या है? एक पैटर्न है, एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न है। पैटर्न ब्रेक हो जाएगा, जैसे पैटर्न ब्रेक हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाएगी इसकी बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से आप जैसे ही ये आता है अंदर ऐंठन, नकारात्मक फीलिंग, नार्सिसिस्टिक नकारात्मक फीलिंग ऐसे आती है जैसे ही अंदर जो आपके अंदर ऐंठन पैदा करती है, तो बिल्कुल डरिए नहीं। अगर वो आपके अंदर ऐसा लगता है जैसे पसली तोड़ रही, तोड़ने दीजिए उसको। आप बस ये टेक्निक धीरे धीरे अपनाना शुरू कर दीजिए। तुरंत डीप ब्रीदिंग शुरू कर दीजिए, जाप शुरू कर दीजिए, अपना ऐंठन शरीर और मन को, शरीर को ढीला कर दीजिए, शरीर मन से अपने आप को अलग करके साक्षी की तरीके से वहाँ फोकस कीजिए।
तो पहले क्या होगा, धीरे धीरे पहले आप बाद में अवेयर हो पाएंगे जब वो तोड़ चुका होगा, अंदर ऐंठन पसली तोड़ चुकी होगी, तब पसली तोड़ने का जो सेंसेशन है गुजर चुका होगा, तब आप अवेयर होंगे। फिर धीरे धीरे उसी वक्त अवेयर हो जाएंगे जब वो चल रहा हो। फिर धीरे धीरे उससे पहले कि ऐंठन अंदर उठ सके उससे पहले ही आप अवेयर हो जाएंगे। और इस तरीके से आप जो है कि स्ट्रगल कर पाएंगे और वो ऐंठन उठ नहीं पाएगी। धीरे धीरे वो पैटर्न कॉन्शियस हो जाएगा और उसके बाद ये ऐंठन धीरे धीरे आना बंद हो जाएगी और नेगेटिव फीलिंग के मेजर पैटर्न को आप रिड्यूस कर पाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसको आप याद रखिए। नार्सिसिस्ट अक्सर जजमेंटल हो जाता है हमारे बारे में, तो वो जजमेंटल होना भी एक तरीके की मैनिपुलेटिव टेक्निक है। अब वो हर चीज़ को हमारी जज करता है। जब कोई हमारी हर चीज़ को हर वक्त जज करता है, हर वक्त उसका मूल्यांकन करता है, तो उससे हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स, नकारात्मक भाव पैदा होते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए एक फ्रेज़ है, ब्रीदिंग इन द नेक। जैसे कोई आपके कान के नीचे ब्रीदिंग कर रहा हो या बार बार आपको कुछ टोक रहा हो, कि बार बार हर काम को आपके जज कर रहा हो। मान लीजिए कि आप साइकिल बना रहे हैं और पीछे से कोई खड़ा हो, बार बार आपको बताए मैं ये ऐसा कैसे कर रहे हो, ये कैसे कर रहे हो, वो कैसे कर रहे हो, इसे कहते हैं ब्रीदिंग इन द नेक। तो वो इस तरीके से जजमेंटल है आपकी हर चीज़ के ऊपर। तो जब कोई व्यक्ति इस तरीके से जजमेंटल होता है तो उससे तुरंत आपके अंदर, जब वो टॉक्सिक लेवल तक जजमेंटल होना उसका पहुंच जाता है, तो नार्सिसिस्टिक फीलिंग्स हमारे अंदर पैदा होती है। और वो नार्सिसिस्टिक फीलिंग में एक मेजर जजमेंटल होने पर एक पैटर्न हमारे अंदर उठता है। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे ऐसा लगता है कि कोई हमारे अस्तित्व के ऊपर या हमारे ऊपर किसी ने 10 किलो का बाट रख दिया हो, 20 किलो का जो वेट होता है वो रख दिया हो। हमारा वेट एक प्रेस में आ, जैसे हमको कोई प्रेस कर रहा हो और हम कुछ भी करें वो हटता नहीं है प्रेस। क्योंकि जब जो भी जजमेंटल व्यक्ति है, जो हमारा बार बार मूल्यांकन करता है, हर चीज़ में हमको आंकने की कोशिश करता है, ऐसा व्यक्ति जब आता है तो वो हमारा अस्तित्व ही प्रेस कर देता है वो। तो ये अस्तित्व का प्रेस हो जाना, ये नार्सिसिस्टिक जजमेंटल फीलिंग्स का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है जो हमारे ऊपर पड़ता है। इसके बड़े डिज़ास्ट्रस इसके शरीर के ऊपर कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, लेकिन आप इजीली इसको कॉन्शियस कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे ही आपको कोई जजमेंटल हो या आपको अंदर से लगे जैसे कि कोई आपके अस्तित्व को प्रेस कर रहा हो, फीलिंग्स जब इस तरीके की फीलिंग्स जब टकराती हैं नेगेटिव फीलिंग्स शरीर से, तो ऐसा आपको अंदर से महसूस होता है जैसे आपको कोई प्रेस कर रहा हो। बस आपको क्या काम करना है, परेशान नहीं होना बिल्कुल। आपको ये प्रेसिंग फीलिंग, जो अंदर से प्रेसिंग, ऐसा लग रहा है जैसे कोई दबा रहा हो अंदर से, ऐसा कुछ जैसे ही आपके अंदर आए, तुरंत आपको इस पैटर्न को कॉन्शियस कर लेना है। आपको कहना आ गया ये पैटर्न। हो सके तो पैटर्न के बारे में तुरंत लिखिए, वहीं कागज रखिए और उस पैटर्न के बारे में नोट डाउन कीजिए कि कैसे महसूस हो रहा है कि अंदर जैसे किसी ने मेरे ऊपर बाट रख दिया हो, एक वेट रख दिया हो, दबा रहा हो, 20 किलो का वेट रख दिया हो, या दोनों तरफ से प्रेस कर रहा हो, हार्ट को प्रेस कर रहा हो। तो ये नोट करिए कि क्या उसका इम्पैक्ट है, कैसे वो उसको ठीक से उसके इमोशनल इम्पैक्ट को, इमोशन के टेस्ट को, उसके इम्पैक्ट को ठीक से लिखिए। इससे पैटर्न जो है, वो फीलिंग का जो पैटर्न है वो कॉन्शियस होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बार जो है जब वो आएगा, आप इस तरीके से जजमेंटल व्यक्ति के सामने आपकी इस तरीके की जब नेगेटिव फीलिंग आएगी, नार्सिसिस्टिक जजमेंटल फीलिंग, तो प्रेस तो करेगी वो आपके हार्ट को, लेकिन या आपके बीइंग को प्रेस तो करेगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो इसलिए इस तरीके से हमें इसको प्रैक्टिस करना है, उसको कॉन्शियस करना है उस पैटर्न को। और ये तो आपको सारी चीज़ों में ये टेक्निक फॉलो करनी है, जाप को तुरंत करना है। क्योंकि जब आप नेगेटिव थॉट्स ही फीलिंग्स में बदलते हैं, तो जाप करके आप पहले थॉट को ही रोक देंगे तो फीलिंग की इंटेंसिटी वैसे ही कमज़ोर हो गई। फिर फीलिंग के इम्पैक्ट को कम करने का काम करती है डीप ब्रीदिंग, क्योंकि ब्रीथ हमारी फीलिंग से सीधे जुड़ी होती है। अगर हमारा माइंड एक धागा है तो उसका एक सिरा है फीलिंग, दूसरा सिरा है ब्रीदिंग। तो अगर फीलिंग के अंदर डिस्टरबेंस होगा तो वो ब्रीदिंग के अंदर भी डिस्टरबेंस पास होगा। तो अगर हम इसको उलट दें, ब्रीद को अगर हम काम कर दें, तो उस कामनेस का इम्पैक्ट फीलिंग तक भी जाएगा। तो अगर फीलिंग प्रॉब्लमेटिक है और ब्रीदिंग उसको सपोर्ट नहीं करती है, तो इसका मतलब जो फीलिंग है उसका इम्पैक्ट रिड्यूस होगा, उसको भी काम होना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम डीप ब्रीदिंग करके उसको रोकते हैं। तो हमें तुरंत अपने मसल्स के टेंशन को कम कर देना है और तुरंत डीप ब्रीदिंग शुरू करना है, जाप शुरू कर देना है। और हमें डायरी राइटिंग भी करना है, लिखना है। मतलब
फीलिंग के टेस्ट के बारे में थोड़ा सा नोट डाउन करना है, ताकि हम उसके पैटर्न को ठीक से रिकॉग्नाइज कर पाएँ। जितना हम उसको ठीक से, उसके इमोशनल इम्पैक्ट को ठीक से समझ पाएंगे, बॉडी से फीलिंग के टकराने के इम्पैक्ट को जितना नोट डाउन कर पाएंगे, उतना ही उसकी इंटेंसिटी ब्रेक हो जाएगी। क्योंकि पैटर्न जैसे ही कॉन्शियस होगा तुरंत ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि पैटर्न कॉन्शियस कभी नहीं हो पाता, इसलिए पैटर्न कभी ब्रेक नहीं हो पाता। हमारे अंदर जब इस तरीके की कोई फीलिंग उठती है, तो जो व्यक्ति हमें जजमेंट करता है, हम उसको गाली देने लग जाते हैं, ना कि अपनी फीलिंग के पैटर्न को कॉन्शियस करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हम इस तरीके की जो प्रेसिंग फीलिंग है, इस प्रेसिंग फीलिंग जो दूसरे के नार्सिसिस्ट के जजमेंटल होने की वजह से आती है, टॉक्सिकली जजमेंटल होने की वजह से आती है, बार बार मूल्यांकन करने से हमारे ऊपर आती है, ब्रीदिंग इन द नेक करने से हमारे ऊपर आती है, उसको हम इस तरीके से पैटर्न को कॉन्शियस करके थोड़ा सा उसकी इंटेंसिटी को, तीव्रता को रिड्यूस कर सकते हैं और धीरे धीरे उससे बच सकते हैं। जब हम नार्सिसिस्ट के विरुद्ध जाते हैं, और कभी कभी जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो हमें विरुद्ध जाना पड़ता है, तो नार्सिसिस्ट ना सिर्फ हमें नैग करता है, ना सिर्फ हमको हमारे विरुद्ध बोलता है, हमारे अंदर कमियां बताता है, बल्कि हमारा वो दुष्प्रचार भी करता है। दूसरे लोगों के खिलाफ भी दूसरे लोगों को हमारे खिलाफ मोटिवेट करता है, दूसरे लोगों के साथ को इकट्ठा करता है, ताकि वो हमारे खिलाफ कोई ओपिनियन को जो है वो मोबिलाइज़ कर सके। हमारे खिलाफ ओपिनियन मोबिलाइज़ करता है, दूसरे लोगों के दिमाग में हमारे विरुद्ध धारणाएं पैदा करने की कोशिश करता है। जब हमें ऐसा लगता है कि नार्सिसिस्ट हमारे विरुद्ध धारणाएं पैदा करता है, तो उससे हमारे दूसरे लोग भी हमारे अगेंस्ट हो गए हैं, तो हमारे अंदर बड़ी एक अजीब टाइप की नेगेटिव फीलिंग आती है। उस नेगेटिव फीलिंग से हमें ऐसा लगता है जैसे कि हम अस्तित्व हमारा बिखर गया हो, यानी हम अब नीचे गिर पड़े हों पूरी तरीके से, हमारा अस्तित्व ही बिखर गया हो, हमारे अंदर ऐसी शक्ति नहीं बची है कि हम अपने आप को मतलब जोड़ के खड़ा कर सकें। हम, ऐसा लगता है बिखर गए हों हम पूरी तरीके से। तो हमें ये जो बिखराव का नेगेटिव पैटर्न है, इस नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक करना होगा। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक पैटर्न है। आप बिखर गए हैं, नीचा महसूस कर रहे हैं। नीचा महसूस करना, आपके जीवन की रेखा को उसने नीचा कर दिया। देखिए, जब कोई आदमी आपके खिलाफ दुष्प्रचार करता है, आपके खिलाफ दूसरे लोगों में आपके खिलाफ मोटिवेशन पैदा करता है, धारणा आपके विरुद्ध पैदा करने की कोशिश करता है, तो आपके जीवन की जो आपके अस्तित्व की रेखा है, वो रेखा छोटी कर देता है। हर सब चाहते हैं कि आपके अस्तित्व की रेखा बड़ी हो, आप चाहते हैं आपके अस्तित्व की रेखा बड़ी हो, लेकिन उसने आपके अस्तित्व की रेखा छोटी कर दी। जब हमारी अस्तित्व की रेखा छोटी हो जाती है, तो हम और ज़्यादा लिमिटेड, संकुचित महसूस करते हैं। जितना हम संकुचित महसूस करते हैं, उतना ही हम नीचे निम्नता महसूस करते हैं, जैसे हम नीचे गिर गए हों और हमारा जीवन ऐसे बिखर गया हो। तो जब ये फीलिंग पैटर्न आए कि हम नीचा महसूस कर रहे हैं, नीचा महसूस करना एक तरीके का पैटर्न है, फीलिंग का पैटर्न है। जब ये नकारात्मक फीलिंग आती है, शरीर से टकराती है, तब हम नीचा महसूस करते हैं। तो इसके प्रति कॉन्शियस होना है। उसी तरीके से जब नीचा महसूस करें तो उसको नोट कीजिए, क्या दुष्प्रचार हो रहा है इसके बारे में मत सोचिए। चाहे कोई कुछ भी दुष्प्रचार करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस ये नीचा जो महसूस करते हैं, उसका टेस्ट नोट कीजिए, क्योंकि आपको इस पैटर्न को कॉन्शियस करना है। जब ये नार्सिसिस्टिक नकारात्मक फीलिंग है जो दुष्प्रचार से आती है, देखिए थोड़ा बहुत दुष्प्रचार सभी करते हैं जब आप किसी से एग्री नहीं होते हैं तो, लेकिन एक कंसर्टेड दुष्प्रचार करना, उससे ये अंदर नीच होने की, हमारे निम्न होने की फीलिंग आती है कि हम नीचे हैं बहुत, हमारा अस्तित्व कुछ नहीं है, हम निम्न हैं, ऐसा फीलिंग हमारे अंदर आती है। तो उसे नोट करेंगे, उसे कॉन्शियस करेंगे ऑब्जेक्टिवली। जैसे लैब में हम एक्सपेरिमेंट करते वक्त सब चीज़ तथ्यात्मक रूप से जो भी रीडिंग आती है वैसे लिख लेंगे, वैसे ही फीलिंग के टेस्ट को हम नोट करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे नीचा महसूस कर रहे हैं, उसको नोट करेंगे अंदर से। जब नीचा हम महसूस करते हैं तो कैसा हमको लगता है, हमारी आंखों के ऊपर उस वक्त क्या इम्पैक्ट आता है, हमारे गाल कैसे अंदर से धंस जाते हैं, हमारी नाक कैसे सिकुड़ जाती है, ये सब नोट करिए और इस पैटर्न को कॉन्शियस कर दीजिए। और रही बात दुष्प्रचार की, तो देखिए दुष्प्रचार की ज़्यादा चिंता मत करिए, क्योंकि जब आपके खिलाफ लोग दुष्प्रचार करते हैं तो ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति आपके खिलाफ दुष्प्रचार करता है तो उसके दुष्प्रचार करने के तरीके से दूसरे लोग भी समझ जाते हैं कि ये गुस्से में है या ये किस टाइप का आदमी है। अपने आप को भी तो हम रिवील करते हैं जब हम दूसरे का दुष्प्रचार करते हैं, तो कभी भी इसकी चिंता मत करिए। और मान लीजिए कि कोई दुष्प्रचार करने के बाद उसके साथ मिल गया और फिर आपसे रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया, तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। क्योंकि रिलेशनशिप को, सारे रिलेशनशिप याद रखिए हमेशा जीवित नहीं रहते।
रिलेशनशिप्स की भी एक एक्सपायरी डेट होती है, तो जब रिलेशनशिप मर जाए तो रिलेशनशिप अपने आप हट जाना ठीक है। जैसे मरी हुई चीज़ को हम हटा देते हैं, तो उसी तरीके से मरे हुए रिलेशनशिप को भी हटा देना ज़रूरी है। मरी हुई चीज़ को हटाने का काम करती है अंत्येष्टि, मरे हुए रिलेशनशिप को हटाने का काम करता है दुष्प्रचार। तो उसकी चिंता मत कीजिए कभी, सोशल एंग्जाइटी कभी मत रखिए। दुष्प्रचार एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसकी मदद से आप अपने जो मृत रिलेशनशिप हैं उनको आप ख़त्म करते हैं, वो हो जाते हैं। तो उसकी चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ फीलिंग के पैटर्न को नोट करने की कोशिश कीजिए, उसको कॉन्शियस कीजिए, उसी तरीके से जाप करके डीप ब्रीदिंग करके नोट डाउन करके कॉन्शियस करिए, फीलिंग्स को लेकर के अलर्ट रहिए, हैं, उसका मुकाबला कीजिए। जब नार्सिसिस्ट आपकी योग्यता या आपकी क्षमता का तिरस्कार करता है तो आपके अंदर जो नेगेटिव फीलिंग आती है उसका बड़ा अलग तरीके का इम्पैक्ट आपके ऊपर होता है। ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने आपका जो नेचुरल सेल्फ है या आपकी जो एसेंस है उसको पटरे के नीचे दबा दिया हो और उस पटरे के ऊपर खुद खड़ा हो गया हो। तो जब हमारा नेचुरल सेल्फ दब जाता है तो हम क्या काम करते हैं, हम अपने आर्टिफिशियल सेल्फ से बोलने लग जाते हैं। इसीलिए आप देखिए कि नार्सिसिस्ट की मौजूदगी में सब एक तरीके से जितने भी लोग नार्सिसिस्ट का इम्पैक्ट महसूस कर पा रहे होते हैं या उसका विक्टिम होते हैं, वो सब आर्टिफिशियली बोलने लग जाते हैं। जो बातें ज़रूरी नहीं हैं उसको बोलने लग जाते हैं, मजाक ऐसे करने लग जाते हैं या अपने आप को स्वयं को मजाक बनाने लग जाते हैं, जबकि वो चाहते नहीं हैं अंदर से मजाक बनना, लेकिन बनाने लग जाते हैं अपने आप को, या इधर उधर की फिजूल की बातें शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नेचुरल सेल्फ दब चुका है, नेचुरल सेल्फ पटरे के नीचे दबा हुआ है। अगर नेचुरल सेल्फ फ्री हो जाए तो वो जो ज़रूरी है सिर्फ उतना बोलेंगे, लेकिन नेचुरल सेल्फ चूँकि पटरे के नीचे दबा हुआ है और उसके ऊपर नार्सिसिस्ट खड़ा हुआ है, तो इसलिए सिर्फ आर्टिफिशियल सेल्फ, गैर ज़रूरी उलूल जुलूल बातें, नॉन कॉन्टेक्चुअल लाफेबल बातें बोलने लग जाता है। तो जब हमारे साथ ऐसा हो तो हमें तुरंत कॉन्शियस होना है कि देखा, हमारा लग रहा है हमारा जो नेचुरल सेल्फ है वो प्रेस हो गया है। कुछ नहीं, आपको तुरंत पैटर्न को उसी टेक्निक से कॉन्शियस करना है, वैसे ही डीप ब्रीदिंग करना है, जाप करना है, लिखना है कागज़ पे कि कैसे आपका पटरे के नीचे नेचुरल सेल्फ दब गया है, आर्टिफिशियल सेल्फ मजाक कर रहा है। तुरंत इस पैटर्न को कॉन्शियस हो जाना है और बस जैसे ही आप कॉन्शियस होंगे धीरे धीरे पैटर्न ब्रेक होने लग जाएगा। जैसे पैटर्न ब्रेक होगा तो फिर आपके नेचुरल सेल्फ को पटरे के नीचे दबा पाना संभव नहीं होगा। नार्सिसिस्ट की कोशिश ये रहती है कि वो आपको ऐसे हर्ट करे जिससे कि आप उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। तो फिर वो नेचुरल सी बात है, ऐसी चीज़ों को हिट करने की कोशिश करेगा, हार्ड को करने की कोशिश करेगा जिनको आप रक्षा करते हैं, जिनको लेकर के आप प्रोटेक्टिव हैं या जिनको लेकर के आप ओवर प्रोटेक्टिव हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या महसूस होता है? ऐसी स्थिति में हमको दिल के अंदर, हृदय के अंदर बहुत ही डीप डाउन हम महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हृदय डूब रहा हो। तो इस पैटर्न को कॉन्शियस करिए, तुरंत इसके बारे में लिखिए। जब हृदय डूबने लगे तो लिखिए कैसे हृदय जब डूबता है तो आप महसूस करते हैं। डीप ब्रीदिंग फिर उसी तरीके से शुरू कर दीजिए, जाप शुरू कर दीजिए। ये सब काम आपको करना है, इन पैटर्न्स को आपको कॉन्शियस करना है, बाहर चाहे कोई भी इम्पैक्ट हो। और रही बात थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव होने की किसी भी चीज़ को बारे में लेके, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, किसी को भी लेके कभी ओवर प्रोटेक्टिव ना होइए, चाहे आपका बच्चा ही क्यों ना हो। क्योंकि ओवर प्रोटेक्टिव होना भी एक तरीके की एब्यूज़ है। मेरे पास एक कुत्ता है तो मैं उसको शाम को मैंने ये देखा कि मैं जब उसके साथ ओवर प्रोटेक्टिव होता हूँ कुछ समय के लिए तो उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर आ जाता है। वो जो है फिर हर तरीके की आवाज़ों को सप्रेस करने लग जाता है, बार बार डिस्टर्ब हो जाता है, छोटी इधर उधर की आवाज़ें, दूसरे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ों से बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि ओवर प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म उस वक्त उसका एक्टिव होता है। लेकिन जब मैं उसको लेकर के ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होता हूँ तो वो अपने नेचुरल सेल्फ में रहता है और दूसरे अगर इधर उधर के जानवर अगर बोल रहे होते तो उनकी तरफ या तो ध्यान नहीं देता है या वो खुद भी भौंकने लग जाता है। तो उसका बिहेवियर बड़ा नेचुरल होता है। तो किसी भी जब आप व्यक्ति के प्रति, बच्चे के प्रति, जानवर के प्रति ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं तो वो अपना नेचुरल बिहेवियर खो देता है। ये एक तरीके की एब्यूज़ है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के प्रति, बच्चे के प्रति, चीज़ के प्रति ओवर प्रोटेक्टिव कभी मत होइए। दूसरी बात, जिस चीज़ के प्रति भी आप ओवर प्रोटेक्टिव होंगे, नार्सिसिस्ट के स्कैनर में वो आ जाएगी, नार्सिसिस्ट उसको हिट करने की कोशिश करेगा। तो ओवर प्रोटेक्टिव हो करके हम खुद हिट इन्वाइट करते हैं, अटैक इन्वाइट करते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि बच्चों के मामले में बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस में लीजिए। बच्चों को कहिए कि जैसे ही
नार्सिसिस्ट पार्टनर आता है तो बच्चों को पहले ही बताए रहिए कि मैं तुमको इस तरीके से डांटूंगा या डांटूंगी, ऐसे बोलिए उसको, और बच्चे को बस डांटना शुरू कर दीजिए पहले से ही बता करके थोड़ा सा। तो इससे नार्सिसिस्ट पार्टनर जो है उसके अंदर एक रिवर्स इफेक्ट पैदा होगा, वो चाइल्ड को लेकर के प्रोटेक्ट करने लग जाएगा, चाइल्ड को आपके से प्रोटेक्ट करने लग जाएगा। तो इस तरीके से जो टेम्परेरी चाइल्ड के ऊपर एग्रेशन है वो दूर हो जाएगा। तो इस तरीके की थोड़ी डिप्लोमेटिक टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, और किसी के भी लिए ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इस जीवन के जनरल मैनेजर नहीं हैं। सब, चाहे बच्चे हों आपके, चाहे कोई भी हो, सब भगवान के यहाँ से आए हैं, सबका भगवान ही सबकी डेस्टिनी लिखते हैं, भगवान ही सबको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। आप तो सिर्फ एक ट्रस्टी हैं, तो आप अपने आप को जनरल मैनेजर यूनिवर्स का क्यों समझते हैं? तो किसी को लेकर के भी ओवर प्रोटेक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओवर प्रोटेक्टिव करके बच्चे को के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो करके ना सिर्फ हम उसको फिजिकली हर्ट करवाते हैं, बल्कि हम उसको साइकोलॉजिकली भी हर्ट करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ओवर प्रोटेक्टिव होना एक अब्यूज़ है। मैंने देखा है कि नार्सिसिस्टिक पार्टनर्स की मौजूदगी में या नार्सिसिस्टिक बॉसेस की मौजूदगी में हमने देखा दहशत का माहौल रहता है, घर में या ऑफिस में दहशत का माहौल रहता है। तो जब दहशत का माहौल होता है तो हम क्या करते हैं? जब दहशत के माहौल में हम सुन्न पड़ जाते हैं, हमारे अंदर एक तरीके की नकारात्मक शांति रहती है, हम एकदम सुन्न पड़ जाते हैं। फिर ऐसे में अगर आप किसी दहशत में जो आदमी है उसको फ़ोन कीजिए तो वो इस तरीके से बहुत ही धीरे धीरे बोलने लगेगा, अभी बात नहीं कर सकते हैं, इस तरीके से बोलेगा, बहुत दबा के आवाज़, अभी बात नहीं कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद बात करेंगे, इस तरीके से बोलेगा, बहुत ही धीरे धीरे बोलता है। ये दहशत में होने की वजह से होता है, सुन्न पड़ जाता है अंदर। जैसे तूफान के पहले की जो नकारात्मक शांति होती है वैसी नकारात्मक शांति उसके अंदर होती है, एकदम सुन्न पड़ जाता है। तो इस पैटर्न को कॉन्शियस कीजिए ज़रा, और जब आप इस पैटर्न को कॉन्शियस करेंगे धीरे धीरे ये पैटर्न ब्रेक होंगे। तो इस तरीके से कुछ पैटर्न्स हैं, इनको हमें कॉन्शियस करना है, इनको हमें ब्रेक करना है, तो नार्सिसिस्ट की हरकतों का इम्पैक्ट हमारे ऊपर गिरना शुरू हो जाएगा। याद रखिए, जब हम इन पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं तो हमारा डर भी खत्म होता है। डर जो है वो इसी तरीके के कुछ पैटर्न्स हैं, जो 6-7 पैटर्न मैंने आपको बताया, यही पैटर्न्स डर का डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं, डिफरेंट अभिव्यक्ति। तो जब हम इन पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं तो हमारा डर भी खत्म होता है, और जब हमारा डर खत्म होता है तब हम बाउंड्री बनाने में सफल हो पाते हैं। बाउंड्री किसे कहते हैं? जैसे हमने नार्सिसिस्ट के सामने क्लियर कर दिया कि अगर हमसे इस तरीके से एब्यूसिवली बात करोगे, गाली गलौज करके बात करोगे, तो आगे बात बंद कर देंगे, तब उस वक्त कोई फिर बात नहीं होगी। ये हमने एक बाउंड्री बना दी। अब नार्सिसिस्ट जैसे ही अब्यूसिव बात करने लगा, हमने तुरंत बात बंद कर दी। तो ये हमने बात बंद करने का जो हमारा तरीका है, मतलब बाउंड्री, इसका मतलब अगर हम ये सफलतापूर्वक बना पाते हैं तो इसका मतलब हमने बाउंड्री बना ली। तो इस तरीके से बाउंड्रीज बना लेंगे तो इससे भी नार्सिसिस्ट के अंदर एक थोड़ा टेरर पैदा होता है कि कहीं ये तो अब तो बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने इसकी बाउंड्री को वायलेट कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम वो बाउंड्री को वायलेट करने में जो है थोड़ा हिचकिचाएगा। तो ये इंटरमीडिएरी सॉल्यूशन है, मतलब ये बीच का सॉल्यूशन है। बाउंड्री बनाना परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, बाउंड्री बनाना इंटरमीडिएट सॉल्यूशन है। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन ये है, याद रखिए, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक ड्रामेटिक डिसऑर्डर है, एक थिएटराइजिंग डिसऑर्डर है, ड्रामा क्रिएट करता है। तो ड्रामा क्या है? ड्रामा बेसिकली इमोशनल ड्रामा। इमोशनल ड्रामा किसे कहते हैं? जब नार्सिसिस्ट पार्टनर की इमोशनल ड्रामा की आप नीड्स को पूरा करते हैं तो फिर उसके डिसऑर्डर को आप फीड करते हैं। तो ड्रामा की नीड्स हम कैसे पूरा करते हैं? ड्रामा की नीड हम पैदा करते हैं डर करके। ड्रामा की नीड को हम पैदा करते हैं, पूरा करते हैं पैनिक क्रिएट कर, पैनिक्ड हो करके, डर करके, रिएक्ट करके, ओवर रिएक्ट करके, गाली गलौज करके, ये सब करके हम ड्रामा की नीड्स को उसकी पूरा करते हैं। तो उसका जो हम फीडबैक देते हैं, उसको हम नार्सिसिस्टिक सप्लाई देते हैं, फीडबैक देते हैं। जब हमारा अस्तित्व का स्तर या लेवल ऑफ बीइंग ऊपर उठ जाता है तो फिर हम ये सब ड्रामा बंद कर देते हैं। हमारा डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है क्योंकि हमने पैटर्न्स को डिसॉल्व कर दिया। हम रिएक्ट नहीं करते हैं, हम अंदर से बदला लेना नहीं चाहते हैं, तो हम पैसिव हो जाते हैं। जब हम पैसिव हो जाते हैं तो हम उसकी ड्रामा की नीड को पूरा नहीं करते। ड्रामा की जब हम नीड को पूरा नहीं करेंगे तो उसके डिसऑर्डर को हम फीड नहीं करेंगे। नार्सिसिस्टिक सप्लाई उसको हम देंगे नहीं। नार्सिसिस्टिक सप्लाई नहीं हम देंगे तो वो कहीं और अपनी दुकान लेकर के जाएगा। हमारे साथ उसका मतलब हम उसके साथ रहेंगे, लेकिन हमने अपने जीवन की
दिखा चुकी उससे बड़ी कर दी, तो इसलिए हमारे साथ वो सेंसिबली बात करेगा, क्योंकि उसका जो नार्सिसिज्म है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। ये है फाइनल सॉल्यूशन। उससे पहले का सॉल्यूशन है बाउंड्री बनाना। बाउंड्री तब आप बना पाएंगे जब आपके अंदर स्ट्रेंथ हो। स्ट्रेंथ तब आपके अंदर आएगी जब आप स्पिरिचुअल टेक्निक्स को यूज़ करें और पैटर्न्स को ब्रेक करने का काम करें। तो इन कुछ चरणों में आप नार्सिसिज्म को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं और नार्सिसिस्ट के ऊपर आप एक तरीके से इस तरीके का नियंत्रण एटलीस्ट हासिल कर सकते हैं कि आप अपने जीवन को स्वतंत्रतापूर्वक जी सकें।